जय हिंद। देखिए, आज का वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि कल को मैंने एक टेलीग्राम में एक पोल डाला था आप लोग के लिए कि किसका किसका तैयारी हो गया। तो आधा से ज्यादा, मतलब कि यस से ज्यादा का कमेंट नो आया हुआ था। मतलब कि तैयारी नहीं हुआ है। पेपर 8 का तैयारी कल को टेलीग्राम पे एक पोल डाले हुए थे कि पेपर 8 का तैयारी किसका किसका हुआ है। तो ज्यादा अधिकतर कोई का उसमें नो आया हुआ है। तो ये तो मुझको समझ नहीं आ रहा है कि किसका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है। और यदि तैयारी अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोग को पहले बताना चाहिए था एक बार कि क्या तैयारी नहीं हुआ है। आप लोग पहले कमेंट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। अब आप लोग का कल आप लोग का एक दिन बचा हुआ है, एग्जाम रात भर का सिर्फ एग्जाम बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने हुए रहिएगा। लास्ट तक आप लोग को पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान को एक बार फटाफट रिकैप करा देते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्या क्या पॉइंट आप लोग को लिखने में सुविधा रहेगा एक बार रिकैप करा देते हैं, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में बैठिएगा तो ज्यादा सुविधा आप लोग को लगेगा। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के आप लोग देखिएगा। और यदि आप लोग को सिर्फ फटाफट रिकैप मारना है तो आप लोग स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। फालतू का टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं। आप लोग इससे अच्छा कि कुछ और पढ़ लीजिएगा। तो जिस जो भी एक बार रिकैप करना चाहते हैं पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान को, वो इस वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। ठीक है, वो लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो भी नो लिखे हुए हैं कमेंट में, जिनको जो भी नो को प्रेस किए हुए हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग 2x में नहीं करके देखिएगा, आप लोग नॉर्मल स्पीड में देखिए। और जिनका तैयारी हो गया वो 2x में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x या 1.5x जो आपका मन है। तो जो नो कमेंट किए हुए हैं उनके लिए स्पेशली ये मेरा बनाने का पर्पस है, क्योंकि उन लोग का पता, मतलब कि शायद हो सकता है कि समझ में ना आया हो। तो एक बार ट्राई करते हैं फिर से आप लोग को करा देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ कुछ आप लोग का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था जो कि बोले थे लास्ट टाइम में करा देंगे। तो देखिए, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पहले आप लोग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मध्य राज्य किसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा खोजने के बाद भी ये सब क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग चीन को इसको देख चीन कर लीजिए। ये टाइपिंग विद्रोह किसका घोतक है। अनवरत युद्ध का घोतक है। लर्न टू बी स्ट्रांग, इसको बहुत खोजे लेकिन मिला ही नहीं। तो इसका आंसर सन्यात सेन। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार सन्यात सेन आप लोग कर लीजिए। स्वर्गीय साम्राज्य किसे कहते हैं, ये होगा चीन को कहते हैं। ठीक है, मंचूरिया अथा चीन ने नरेंस्की की संधि किसके साथ की, ये किया है रसिया के साथ। आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव में मिला लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है, नहीं है। ठीक है, कुओमिंतांग कम्युनिस्ट संघर्ष के लिए कौन जिम्मेदार था, तो ये था चियांग कोई शेक। किस युद्ध की शुरुआत से मार्को पोलो सेतु घटना संबंधित है, तो यह है द्वितीय चीन अफीम युद्ध, सॉरी द्वितीय चीन जापान युद्ध। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ बचा हुआ था, तो आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, अब एक क्विक रिवीजन आप लोग का कराते हैं जितना भी पढ़ चुके हैं। देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को फर्स्ट अफीम वार पढ़ाए थे। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध पढ़ाए थे, जो कि आप लोग का घटित हुआ था 1839 से लेकर 42 के बीच में। ठीक है, इसमें आप लोग को लिखना क्या क्या है, सिर्फ उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखना पड़ता है। देखिए, भूमिका में आप लोग क्या लिखिएगा कि भूमिका में मतलब कि प्रथम अफीम युद्ध जो है चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, निर्णायक युद्ध रहता है, क्योंकि इसके बाद विदेशियों का आवागमन शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें भूमिका में आप लोग अपने मन से कुछ कुछ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ा ही चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोग का कारण के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो भूमिका हो जाएगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है भूमिका में। अब देखिए, इसका कारण क्या क्या रहता है। कारण में हम आपको चार पांच को कारण बताए हुए थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कारण बताए थे। पहला कारण क्या था, पहला कारण था अफीम व्यापार। अफीम व्यापार में क्या बताए थे, बहुत ब्रिटिश लोग जो है अपना अफीम का व्यापार बहुत तेजी से करने लगे थे। और फिर वो बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा व्यापार होने लगा था। ठीक है, अफीम व्यापार में फिर क्या हुआ था कि चाइना का सरकार क्या किया था, उसके बाद एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम लीन रहता है। आप लोग को ये सब याद होना चाहिए, याद होगा बहुत कोई को। ठीक है, तो एक व्यापारी लीन को भेजता है, अधिकारी, व्यापारी नहीं अधिकारी, एक लीन को अधिकारी भेजता है। और उसको जाके बोला जाता है कि तुम जाके देखो कि अफीम का व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जाके देखता है और सच में अफीम मिल जाता है। तो ये पहला नंबर पॉइंट रहता है, कारण का बात कर रहे हैं, पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट है ब्रिटेन के साम्राज्य नीति, ब्रिटेन का साम्राज्यवादी नीति। तो इसमें आप लोग को क्या बताए हुए थे, इसमें बताए हुए थे कि भारत पे वो शासन कर चुका था, भारत पे उसको अच्छा खासा परिणाम देखने को मिला था। इसीलिए वो आप चाहता था कि ब्रिटिश जो है अब चाइना में व्यापार करना स्टार्ट करता है। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, और 1813 और 33 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है पूर्वी देशों के लिए समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए वो चीन की ओर अग्रसर हो गया। तो दूसरा नंबर पॉइंट हो गया ब्रिटेन का साम्राज्यवादी नीति।
ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखे थे कोहांग। तीसरा नंबर पॉइंट आपको बताए हुए थे कि कोहांग का नीति के बारे में बताए हुए थे। कोहांग क्या करता था? कोहांग क्या करता था? कोहांग मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। जापान की सॉरी चीन की सरकार और ब्रिटिश की सरकार का बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। वही जो है अलाउ करता था, वही डिसअलाउ करता था। तो वो तरह तरह का बोझ इन लोग के ऊपर डाल देता था, तरह तरह का परंपरा डाल दिया जाता था। और बोला जाता था कि तुम बात नहीं करेगा चीनी लोग के साथ, तुम घुल मिल के नहीं रहेगा, सिर्फ कैंटीन तक का अधिकार दिया गया था। फिर माथा चूमने का के बारे में बोला का जिक्र किया गया था। तो ये सब कोहांग वाला में ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, कोहांग के नियंत्रण से मुक्ति की आकांक्षा, ये इसका पॉइंट आप लोगों को देखने को मिला था। उसके बाद क्या था? उसके बाद था समानता का अधिकार। समानता, समानता की इच्छा। चाइना का जापान लोग में मतलब कि चाइना का जनता लोग में अब समानता की इच्छा प्रबल हो रही थी। वहां पर लोग जो है अब समानता का गुहार कर रहा था कि सबको समान रखने का बात किया जा रहा था। तो ये वाला हुआ था समानता की इच्छा। ठीक है। मतलब कि ब्रिटिशर्स के थ्रू हम ये बताने का ट्राई कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स लोग चाहता था कि समानता हम लोग के साथ बरकरार रखा जाए, क्योंकि उन लोग के साथ आपको पता होगा कि पैर चूमो, माथा चूमो, घुटने पर बैठ जाओ और फिर चीनी से बात ना करो, मतलब तरह तरह की असमानता भरा हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो ब्रिटिश चाहता था कि हमको भी ये समानता मिलना चाहिए। तो ये बात हो गया। और हम लोग आगे क्या देखे थे? और देखे थे पश्चिमी कानून। पश्चिमी कानून की मान्यता। पश्चिमी कानून की मान्यता क्या हुआ था कि चीन में जो भी थोड़ा मोड़ा भी कांड करता था तो चीन में बहुत कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है, तो यही वाला पश्चिमी लोग मतलब कि ब्रिटेन लोग बोला क्या कि नहीं, इतना छोटा छोटा काम के लिए आप लोग बड़ा बड़ा दंड दे दीजिएगा, ये तो अन्याय है हम लोग के साथ। तो इसलिए भी प्रथम अफीम युद्ध देखने को मिलता है। उसके लास्ट में हम लोग तत्कालिक कारण देखे थे। ठीक है, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या देखे थे कि अफीम समुद्र में फेंक दिया गया था। अफीम जो है वो समुद्र में फेंक दिया गया था। आपको याद होगा लिन तेजस्यू, आपको नाम याद होगा, लिन तेजस्यू ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया लेकिन समुद्र में फेंक दिया गया था पूरा का पूरा जो है ये अफीम। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है अफीम युद्ध होने का। तो कारण आप लोग को हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कारण आप लोग को देखने को मिला प्रथम अफीम युद्ध में, 7 कारण। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष आप लोग अपने से बना करके निष्कर्ष, बहुत प्यारा सा निष्कर्ष आप लोग रेडी कर सकते हैं कि निष्कर्ष में क्या करना है। निष्कर्ष में यह है कि प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1839 से 42 के बीच लड़ा गया। यह एक चीन के दृष्टि से और ब्रिटेन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा। इसके बाद ब्रिटेन को कैंटन का अधिकार और फिर वो 5 बंदरगाह पर अधिकार मिल गया। और इसी तरह से मतलब कि निष्कर्ष और परिणाम एक मिला जुला के लिख सकते हैं। या तो आप लोग पहले परिणाम को लिख लीजिए, उसके बाद निष्कर्ष को लिखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रथम अफीम युद्ध आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब देखिए द्वितीय अफीम युद्ध। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय अफीम युद्ध को देखते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1856 से लेके 1858, और फिर थोड़ा दिन का युद्ध विराम होता है, फिर 1858 से लेके 1860 तक का होता है। अच्छा, प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो है नानकिंग की संधि होती है। ठीक है, वो याद रखना है, निष्कर्ष में आपको लिख देना है नानकिंग की संधि, या फिर आप लोग भूमिका में भी उसको नानकिंग की संधि बहुत आसानी से घुसा सकते हैं। आप लोग कहीं भी घुसा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 58 तक होता है और फिर रुकता है, फिर 58 से फिर 60 तक होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सबसे पहले भूमिका लिखना होगा। भूमिका में क्या बात करेंगे? भूमिका में बात ये होगा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, ये वाला चीज बताने से पहले जो है ना आपको टाइपिंग विद्रोह पहले बताते हैं। आप लोग को पहले टाइपिंग विद्रोह का रिकैप कराते हैं, उसके बाद सेकंड अफीम युद्ध के ऊपर जाएंगे। ठीक है, देखिए टाइपिंग विद्रोह कब से कब तक हुआ था? टाइपिंग विद्रोह हुआ है आपका जाके 50 से लेके 64। इसको इसीलिए अनवरत युद्ध कहा जाता है। तो आप लोग भूमिका में सबसे पहले तो आपको लोग को भूमिका लिखना होगा। भूमिका में आप लोग इसका ईयर देके आप लोग लिख सकते हैं कि इसे अनवरत युद्ध कहा जाता है। और ये चीन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध ये वाला भी रहता है, क्योंकि इसके बाद जो है इसके बाद विदेशी लोग और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और ज्यादा चीन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा आखिरकार ये युद्ध में क्यों हुआ था? तो भूमिका में आप लोग को ये सब थोड़ा थोड़ा लिख लेना है। उसके बाद लिख देना है कि भ्रष्टाचार हो रहा था, आर्थिक आर्थिक विषमता हो रहा था, सभी जगह समानता का माहौल छिड़ा हुआ था। तो इससे आम जनता लोग परेशान हो गया था। मेनली ये युद्ध था मंचू शासन के खिलाफ और विदेशियों के खिलाफ। विदेशियों और मंचू शासन के खिलाफ मेनली ये युद्ध था, दोनों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, तो अब इसका भूमिका में तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, भूमिका में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका कारण का यदि हम लोग बात करते हैं कि अफीम युद्ध होने का सॉरी टाइपिंग युद्ध होने का क्या क्या कारण रहता, तो पहला नंबर आप लोग को पता होगा। पहला नंबर था चीन। चीन में विद्रोह की परंपरा।
मतलब कि चीन में विद्रोह की परंपरा, अब कोई भी युद्ध बुद्ध होता था, मतलब कि अब कुछ भी जनता असंतुष्ट होता था, फटाक से विद्रोह कर देता था। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, चीन में विद्रोह की परंपरा आ चुकी थी, इसीलिए कुछ भी जनता लोग स्वीकार नहीं करता था, जल्दी से जल्दी जो है अपना विद्रोह करने के लिए रेडी रहता था वो लोग, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट ये था। दूसरा नंबर पॉइंट था आपका जाके मंचू शासकों की दुर्बलता। मंचू शासकों की दुर्बलता, मंचू शासन क्या कर रहा था, मंचू शासन अपना भोग विलास में जीवन मस्त तरीका से उसका चल रहा था, जनता लोग पे ध्यान नहीं दे रहा था, मजदूरों के ऊपर, कृषक के ऊपर, पिछड़ा जाति के, जाति ने पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के ऊपर जो है बहुत तरह तरह का अन्याय किया जा रहा था। और उसी सब को लेकर वहां पे जो जनता है वो सब भड़क उठा था मंचू शासन के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो है ना मंचू शासन की दुर्बलता, ये आप लोग का अच्छा तरीका से क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको अधिकतर क्वेश्चन का आंसर में देखने को मिलेगा, ये मंचू शासन की दुर्बलता, ठीक है। अब तीसरा नंबर आइए। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है आंतरिक व्यवस्था। तो आंतरिक व्यवस्था में क्या हुआ था कि देखिए धीरे धीरे क्या हुआ था, भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, मंचू शासन क्योंकि अब भ्रष्ट हो चुका था। उसका जो बीच में जो सैन्य अधिकारी, सैन्य नहीं, बीच में पदाधिकारी जो अधिकारी लोग जो था, वो लोग सब भी भ्रष्ट हो चुका था, जिसके कारण की आंतरिक व्यवस्था अच्छा तरीका से चल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो आंतरिक व्यवस्था चल नहीं पा रहा था, जिससे कि धीरे धीरे समुद्र डाकुओं का खतरा ज्यादा बढ़ने लगा। इसीलिए विद्रोह, चावल का निर्यात पे भी जो है बैन लगा दिया गया था 1843 में, ठीक है। 1843 में चावल का निर्यात पे भी बैन लगा दिया गया था, क्योंकि विद्रोह लोग इतना उत्पात मचा रहा था, जिससे क्योंकि संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट ये देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है कि सामाजिक और आर्थिक विषमता, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक वो विषमता। तो सामाजिक और आर्थिक विषमता में क्या था, सामाजिक आर्थिक विषमता में वही, मतलब कि समाज का जो अमीर वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, वो जो है शोषण कर रहा था नीचे तबका का लोगों को। तो सामाजिक तौर पे तो बहुत ज्यादा विषमता देखने को मिलता है, जो भी ऊपर का अधिकारी पदाधिकारी लोग जो था, वो लोग ज्यादा रईस हो चुका था, ज्यादा दमन कर रहा था नीचे का व्यक्ति लोग को। और आर्थिक विषमता का बात करेंगे तो आर्थिक विषमता में कि जो अफीम का व्यापार जो कर रहे थे, वो धीरे धीरे रईस होते चले गए, धीरे धीरे बहुत ज्यादा उन लोग के पास पैसा हो गया, और नीचे वाला लोग को संसाधनों की कमी हो गई, जिसके कारण की आर्थिक और सामाजिक विषमता देखने को मिलता है। तो ये आप लोग का चौथा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट है बाढ़ का प्रकोप। बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ का प्रकोप में क्या हुआ था, बाढ़ का प्रकोप में चीन जब आर्थिक आर्थिक विषमता से जूझ रहा था, चीन में जब सामाजिक आर्थिक विषमता था, जनता लोग जब बहुत ज्यादा परेशान था, तब ये बाढ़ का आगमन हो गया था। तो बाढ़ में जनता लोग चाह रहा था कि मंचू शासन इस पे नजर रखे, इस पे थोड़ा काम करे, बाढ़ को ठीक ठाक करे, जनता को थोड़ा सुविधा पहुंचाए। लेकिन मंचू शासन ऐसा कुछ भी नहीं किया, मंचू शासन अपना मजा से शासन करते रहा था, ठीक है। जिसके कारण की वो मंचू शासन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण की जनता भड़क जाता। तो ये भी एक रीजन रहता है ताइपिंग विद्रोह होने का, ठीक है। बाढ़ का प्रकोप समझ में आ गया। अब छठा नंबर पॉइंट है कि गुप्त संधियां, गुप्त गुप्त संगठन हम लोग बोल सकते हैं। छठा नंबर पॉइंट क्या है, गुप्त संगठन। तो गुप्त संगठन में क्या हुआ था कि अब देखिए मंचू शासन तो कि बहुत खराब रवैये से काम कर रहा था, जनता को नहीं देख रहा था। तो वहां का जो जनता लोग है, विद्रोही जनता लोग जो है, वो लोग अपना अपना संगठन बनाने लगा था। कुछ कुछ विद्रोही संगठन का निर्माण किया गया, और ये लोग क्या किया, ये लोग मंचू शासन के खिलाफ विद्रोह का मतलब कि पूरा हाहाकार मचा दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और यही विद्रोह, मतलब कि ये सब संगठन ने ही ताइपिंग विद्रोह को जन्म दे दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये छठा नंबर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 7वां नंबर पॉइंट। 7वां नंबर पॉइंट आसान है। 7वां नंबर पॉइंट है सैन्य दुर्बलता। ये वाला पॉइंट को भी आप हर जगह घुसा सकते हैं। सैन्य दुर्बलता में क्या हुआ, पहले आपको याद होगा कि सैनिक लोग मतलब कि ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब वंशानुगत हो गया, उसके बाद मंचू शासन खुद भ्रष्ट हो गया, सब अधिकारी लोग भ्रष्ट हो गया, तो सैन्य लोग जो है अपना काम सही ढंग से नहीं करने लगा, उन लोग को वेतन ज्यादा नहीं देने लगा, वेतन जो आता था बीच में अधिकारी लोग खत्म कर देता था, जिसके कारण कि सैनिक ने भी विद्रोह करने का निर्णय ले लिया, ठीक है। तो ये सब मेन मेन पॉइंट रहता है जिसके कारण की टाइपिंग विद्रोह देखने को मिलता है। अब देखिए इसका परिणाम में यदि हम लोग बात करेंगे कि इसका परिणाम क्या क्या हुआ, तो ताइपिंग विद्रोह होने के बाद सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया। राष्ट्रवाद का उदय हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट, राष्ट्रवाद का उदय में क्या हो गया, आप लोग समझ ही सकते हैं कि आप लोग सभी लोग जो है चीन को एक राष्ट्र मानने का परंपरा स्टार्ट कर दिया, और सभी को मंचू शासन को उखाड़ फेंकने के लिए रेडी हो गया। और विदेशियों से जो जो परेशानी हो रहा था उन लोग के लिए भी रेडी हो गया कि विदेशी को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात हो गया स्त्री में सुधार किया गया, स्त्री का जो पहले रवैया था उसमें सुधार किया गया। तीसरा बात है कि नई कर पद्धति को लागू किया गया, नई कर पद्धति को लागू किया गया।
चौथा बात ये है कि चीन की अपार क्षति भी हुई इसमें। तो ये सब कुछ-कुछ मेन-मेन परिणाम आप लोग को देखने को मिलता है टाइपिंग विद्रोह होने के बाद, ठीक है? जो भी 2x में देख रहे हैं वो लोग 2x में ना देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट ऑटोमेटिक मैं 2x में ही आप लोग को बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग का ज़रा-सा भी टाइम आप लोग का खत्म ना हो। अभी टाइम आप लोग के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये वाला हम लोग को परिणाम देखने को मिलता है। अब यदि आप लोग निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष में इसमें क्या लिखना पड़ेगा? तो निष्कर्ष में आप लोग बहुत अच्छा प्यारा-सा निष्कर्ष एक लिख सकते हैं कि ताइपिंग विद्रोह कब से कब तक हुआ था, ये आप एक्सप्लेन करने के साथ-साथ सबको मंचू शासन की दुर्बलता से लेकर के सैन्य दुर्बलता तक हुआ। कुछ-कुछ बात आप लोग लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि ताइपिंग विद्रोह चीनी जनता द्वारा उठाया गया वैसा कदम था जिससे कि मंचू शासन का नींव हिल गया, विदेशियों का नींव हिल गया। अब जो है चीन की जनता लोग राष्ट्रीयता की भावना से आपोर हो गए, मतलब बहुत ज्यादा चीन की राष्ट्रीयता की भावना आ गई, जिसके कारण कि ये वाला विद्रोह देखने को मिला। और फिर वो नई एक शक्ति की शुरुआत हुई, नई परंपरा की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे चीन अपना तरक्की के मार्ग में प्रशस्त रहता गया, ठीक है? तो इस तरह करके आप लोग निष्कर्ष में एंडिंग करके लिख सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष में आप लोग ये भी जोड़ सकते हैं कि इसी के दौरान जो है द्वितीय अफीम युद्ध देखने को मिलता है, जो कि बहुत भयानक युद्ध रहता है। इसके बाद जो है ओपन डोर पॉलिसी चाइना का खुल जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। प्रथम अफीम युद्ध, टाइपिंग की संधि, सॉरी टाइपिंग विद्रोह, दोनों क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेकेंड ओपियम वार, द्वितीय अफीम युद्ध, ठीक है? द्वितीय अफीम युद्ध में हम लोग क्या-क्या देखे? द्वितीय अफीम युद्ध में हम लोग क्या-क्या देखे? तो देखिए द्वितीय अफीम युद्ध में सबसे पहले आप लोग को भूमिका लिखना होगा। भूमिका में क्या लिखिएगा? भूमिका में आप लोग को इस तरह का शुरुआत करना है कि प्रथम अफीम युग के बाद हुए नानकिंग की संधि के साथ बहुत सारा जो है बंदरगाह दे दिए, 5 बंदरगाह दे दिया गया विदेशियों को, और भी कई-कई तरह के रियायत दिया गया विदेशियों को, जिसके कि आम जनता लोग परेशान हो गई। आम जनता लोग ये नहीं चाहते थे और अफीम का व्यापार भी बहुत ज्यादा पैमाना पे बढ़ता चला गया, जिसके कारण कि ये युद्ध द्वितीय अफीम युद्ध देखने को मिलता है। आप लोग का ईयर हो जाएगा 1856 से लेके 60 तक का ईयर हो जाएगा, ठीक है? और यहीं पे आप लोग मेंशन और अच्छा तरीका से कर सकते हैं कि 1858 में तिनसिन की संधि के साथ यह युद्ध थोड़ा दिन के लिए विराम हो जाता है, लेकिन पुनः पुनः विदेशियों का अधिक हस्तक्षेप होने के कारण जो है पुनः ये युद्ध फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह करके आप लोग का भूमिका बहुत प्यारा सा भूमिका बन जाएगा। अब यदि इसका कारण का बात करें कि द्वितीय अफीम युद्ध का कारण क्या-क्या कारण रहा, ठीक है? तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले इसमें भी आप लोग जोड़ सकते हैं मंचू शासन की दुर्बलता। हालांकि यहाँ स्टार्ट कीजिए आप विदेशियों की शरारत से। विदेशियों का शरारत हो जाएगा आपका पहला नंबर पॉइंट। इसमें क्या हो जाएगा विदेशियों की शरारत में? तो इसमें आप लोग को ये डाल देना है कि नानकिंग की संधि के बाद विदेशियों को बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान कर दिया गया था, लेकिन इतना में भी वो लोग खुश नहीं था, जिसके कारण कि विदेशियों तरह तरह का शरारत करते जा रहे थे व्यापार के थ्रू और जनता को परेशान करने के थ्रू, और भी तरह तरह से परेशानी किया जा रहा था। अफीम का व्यापार बहुत ज्यादा तेजी से किया जा रहा था। 300% जो है 1840 से लेकर 1858 तक जो है 1858 तक 300% अफीम का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कि चीन का जनता लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ऊपर से मंचू शासन भी इतना दुर्बल हो चुका था कि वो विदेशियों का ही सहायता लेता था, ठीक है? ये दूसरा नंबर पॉइंट आप लोग दे दीजिएगा, मंचू शासन की दुर्बलता। मंचू शासन की दुर्बलता। और इसमें क्या लिखना है ये अभी आप लोग को नहीं मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग को पता होगा। ओ खैर, बहुत को नो भी लिख दिए तो उन लोग के लिए बता देते हैं। मंचू शासन की दुर्बलता में जैसे कि प्रथम अफीम युद्ध में आप लोग लिखे कि मंचू शासन लोग जो है आप शासन सही ढंग से कर नहीं पा रहा था, भोग विलास में मस्त था। तो इसी तरह करके आप लोग का दुर्बलता में आ जाएगा ये सब काम, ठीक है? अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, थोड़ा बोरिंग तो आप लोग को लगेगा ही, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है? जो भी ये वाला वीडियो देख के आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग कंफर्ट फील करिएगा, ठीक है? यदि ये सब में से कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोग का भेटा जाता है तो। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा नवीन संधि। बात यह ना कि हाथ में पकड़े हुए हैं इसीलिए लिखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नवीन संधि। अब देखिए नवीन संधि में क्या हुआ था? नवीन संधि का मांग, ये जो नानकिंग का संधि हुआ था 1842 में, जो नानकिंग का संधि हुआ था, इसमें जो भी रियायत दिया गया था ब्रिटिश को, जो भी रियायत दिया गया था उसमें वो लोग संतुष्ट नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि और मुझको रियायत और दिया जाए, 5 बंदरगाह के अलावा सभी तटवर्ती इलाकों को खोल दिया जाए, और फिर अधिकार जो ब्रिटिश को जितना जितना अन्य विदेशी को मिल रहा है उतना ही ब्रिटिश को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो है नवीन संधि में ये सब बात का रखा गया, ठीक है? चौथा नंबर है नवीन प्रस्ताव। नवीन संधि अलग है और नवीन प्रस्ताव अलग है, ठीक है? नवीन प्रस्ताव में क्या है? नवीन प्रस्ताव में एक बंदा का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है बोरिंग, लॉर्ड बोरिंग।
तो लॉर्ड बोरिंग का क्या कहना था? लॉर्ड बोरिंग का ये कहना था, लॉर्ड बोरिंग ने चीन के राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है हम लोग को कुछ को रियायत दे दीजिए, ज्यादा रियायत दे दीजिए। रियायत में क्या क्या दिया, आप लोग इसको वर्टिकल लाइन में लिखना, ठीक है, ऐसे करके लिखना, नीचे नीचे लिखना। वो क्या क्या बोला, देखिए सबसे पहले तो वो बोला कि सभी तटवर्ती इलाकों को खोल दिया जाए, सभी तटवर्ती इलाकों को विदेशियों के लिए खोल दिया जाए, पहला बात ये बोला। फिर बोला कि यांगत्से नदी जो है, यांगत्से नदी में आवागमन का अधिकार दे दिया जाए ब्रिटिश को द्वारा, दूसरा बात ये बोला गया। तीसरा बात ये बोला कि आयात कर को थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक है, आयात कर को थोड़ा, आयात चुंगी जो लगता है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, जिसके कारण के जिससे कि ब्रिटिश लोग आराम से आयात निर्यात कर सके, ठीक है। चौथा बात ये बोला गया कि अफीम का व्यापार को वैध कर दिया जाए, अफीम का व्यापार को वैध कर दिया जाए। तो ये लॉर्ड बोरिंग का प्रस्ताव है, ये याद रखना है, लॉर्ड बोरिंग का प्रस्ताव है। ये सब चार प्रस्ताव लॉर्ड बोरिंग का रहता है। और ये अफीम, द्वितीय अफीम युद्ध में ये घी में आग का काम करता है, ठीक है घी में आग का काम करता है ये वाला। तो इसका इसका समर्थन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला चार जो प्रस्ताव रखता है, इसका समर्थन अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस ये दोनों इसका समर्थन करता है। अमेरिका और फ्रांस ये दोनों इसका समर्थन करता है कि नहीं नहीं ये सही बात कर रहा है, हम लोग को इतना रियायत मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों मिलके करता है। तो ये हो गया आप लोग का चौथा नंबर पॉइंट। अब देखिए पांचवा नंबर पॉइंट क्या है? पांचवा नंबर पॉइंट है कि ईसाई मिशनरी का, मतलब कि ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि विदेशी लोग अब बहुत ज्यादा आना जाना करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। चीन का जनता लोग को ये पसंद नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा चीन का जनता, चीन जो है एक बंद दरवाजा वाला सभ्यता था, तो उन लोग को, जनता लोग को ये पसंद नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है द्वितीय अफीम युद्ध होने का। अब देखिए छठा नंबर पॉइंट हुआ था कि फ्रांसीसी एक पादरी था जिसको कि मार दिया गया था। उस पादरी का नाम था चैप्टलिन, ठीक है, ये नाम याद रख लेना है आप लोग को, चैप्टलिन। फ्रांसीसी पादरी था ये चैप्टलिन। चैप्टलिन को एक दिन मार दिया गया, आप लोग को जाके चीनी के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया, चीन के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। जब ये बात कैंटन में पता चला, कैंटीन में, क्योंकि फ्रांस का अधिकारी लोग कैंटन में था, तो फ्रांस में जब ये बात, कैंटीन में जब ये बात फ्रांसीसी अधिकारी लोग को पता चला, तो इसका विरोध बहुत ज्यादा तेजी से विरोध किया गया। और ये विरोध ऐसा रहा कि ये फ्रांस जो है अब इंग्लैंड के पक्ष में हो गया, क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत दिनों से ये विद्रोह करना चाह रहा था, द्वितीय अफीम युद्ध बहुत दिन से करना चाह रहा था, और फ्रांस उसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन ये वाला घटना होने के बाद फ्रांस भी है जो अब इंग्लैंड का साथ हो जाता है। अब तो द्वितीय अफीम युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था, अब तो होबे करेगा, ठीक है। अब देखिए सातवां नंबर पॉइंट था तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण में क्या होता है, लोरचा एरा की घटना घटती है। लोरचा एरा, लोरचा एरा, लोरचा एरा की घटना क्या होता है? लोरचा एरा की घटना ये होता है कि आपको याद होगा जब ये बात हम पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे, तो एक जहाज था, जिस जिस जो कि हांगकांग हांगकांग में रजिस्टर्ड था, ठीक है, हांगकांग में रजिस्टर्ड था। और उसमें जो है चीनी डाकू लोग, जो है चीनी डाकू लोग उसमें घुस गया था। तो चीन का सरकार लोग, वो जो कप्तान है उसको बोला क्या कि आप जो है मेरा जो उसमें कैदी जो है उसको रिहा कर दीजिए, मतलब कि मेरा जो डाकू है उसमें, वो डाकू को हम मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माना, तो बदले में क्या किया कि उसको जब्त कर लिया, वो पूरा जहाज को जब्त कर दिया। और चूंकि वो जहाज हांगकांग में रजिस्टर्ड था और हांगकांग ब्रिटिश का ही था, ठीक है, आप लोग को नानकिंग की संधि में देखने को मिला होगा कि ब्रिटिश को हांगकांग का एरिया ब्रिटिश को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला एरिया उसका था। तो उन लोग का कहना था कि ये एरिया मेरा है, कप्तान जो है, कप्तान भी मेरा है, ठीक है। कप्तान को पकड़ लिया गया, साथ में 12 सैनिक को, मतलब कि 12 को पकड़ लिया गया। तो यही वाला चीज को लेकर के विद्रोह हो जाता है, यही वाला चीज को लेकर ब्रिटिश ब्रिटिश जो है चीन के विरुद्ध जो है फायरिंग कर देता है, ठीक है। और वहां के बाद जो है द्वितीय अफीम युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया हो कि द्वितीय अफीम युद्ध कैसे स्टार्ट हो जाता है, क्या क्या कारण रहता है द्वितीय अफीम युद्ध होने का, ठीक है। तो इसी तरह करके स्टार्ट हो जाता है। और इसका महत्व में क्या लिखना है, महत्व महत्व में यही कि द्वितीय अफीम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध रहा चीन और ब्रिटेन के दृष्टि से, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है चाइना का ओपन डोर, चाइना का जो दरवाजा था वो खुल गया, सभी विदेशियों के लिए खुल गया। चाइना का जो ओपन डोर पॉलिसी है वो खत्म हो गया, अब सभी को आके सभी को रहने लगे, सभी को अपना व्यापार करने लगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, आप लोग उस उन्हीं को ये वीडियो समझ में आएगा जो कि पूरा का पूरा देख चुके हैं सारा का सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए 1911 का चीनी क्रांति क्या हुआ था। 1911 का चीनी क्रांति में क्या हुआ था? तो 1911 का चीनी क्रांति में आपको सबसे पहले तो भूमिका लिखना होगा। भूमिका में आप क्या लिखिएगा? भूमिका में ये लिखिएगा कि चीन में मंचू वंश का स्थापना जो है, देखिए चीन का मंचू वंश का स्थापना 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है।
1911 तक रहा, 17वीं शताब्दी से लेकर 1911 तक मंचू शासन का शासन रहा। तो मंचू शासन इस दौरान बहुत सारा दुर्बलता रहा, बहुत सारा अन्याय किया गया। सब में देखिए ये मंचू शासन की जो दुर्बलता है ना, आपको सब जगह ये वाला काम आएगा। अधिकतर आंसर ये चीन एंड जापान का अधिकतर आंसर सब कुछ मिला जुला ही है, सब एक टाइप का ही पूरा का पूरा आंसर देखने को आपको मिलेगा। तो भूमिका में आप लोग इसी तरह लिखिएगा, मंचू शासन के बारे में थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन आप लोग करेंगे, और फिर डॉक्टर सन्याल सेन का एक्सप्लेन करेंगे कि डॉक्टर सन्याल सेन का नेतृत्व में ये युद्ध होता है, और फिर ये युद्ध बहुत क्रांतिकारी युद्ध रहता है, जिसके बाद की मंचू शासन को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, भूमिका आप लोग तब समझ में आएगा जब पूरा का पूरा आंसर आप लोग के पास रेडी है। अब देखिए हम लोग कारण पे चलते हैं कि 1911 की चीनी क्रांति होने का कारण क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला कारण तो मंचू राजवंश की दुर्बलता ही होगा। ठीक है, तो मंचू राजवंश की दुर्बलता में आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे कि मंचू राजवंश की दुर्बलता में क्या क्या लिखना है। मंचू राजवंश का आप लोग हर पॉइंट को डील कीजिएगा। ठीक है, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, और फिर किस तरह से वो अत्याचार कर रहा था कृषक वर्ग के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर। मंचू शासन की जब दुर्बलता की बात करें ना, तो आप लोग सबको अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखिएगा, ताकि ज्यादा बेटर वे में आप लोग को समझ में आ जाए जब लिखना स्टार्ट करिएगा। तो ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हो जाएगा सुधारों की असफलता। सुधारों की असफलता, इसमें क्या बात है, इसमें बात यह कि मंचू शासन ने तरह तरह का सुधार तो किए, लेकिन सभी सुधार असफल हो गए। क्यों असफल हो गए? क्योंकि अच्छा तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था, जमीनी लेवल पर क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था, और ऊपर से विदेशियों के द्वारा परेशान किया जा रहा था, विदेशी लोग इसको दबा रहे थे। इसी कारण की सुधारों में जो सुधार जितना भी तरह का किया जा रहा था, वो कोई भी सफल नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है 1911 की क्रांति होने का। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, पाश्चात्य जगत से जो है अब संपर्क हो गया था। चीनी जनता पाश्चात्य जगत से संपर्क करने लगे, वो अब तरह तरह का तकनीकी रीति रिवाज सीख रहे थे। अब जो पुराने रूढ़िवादी धारणा सब जो है, वो सबको हटाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, इसको आप लोग बौद्धिक चेतना का विकास के अंडर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक आर्थिक दुर्दशा में क्या था कि चीन का व्यापार जब हो रहा था, तो आपको थोड़ा देर पहले बताया कि पूंजीपति लोग ज्यादा ज्यादा कमा रहा था, और अधिकतर जनसंख्या जो है गरीब ही थी वहां का, और वो गरीब जनता के ऊपर ज्यादा जो है जोर से नहीं देखा जा रहा था, जिसके कारण की ये वाला आप लोग को आर्थिक दुर्दशा में कारण देखने को मिलता है। इस स्थिति में जो है सरकार के खिलाफ जो है क्रांति करना लाजमी हो गया था। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट ये हो गया आप लोग का। पांचवा नंबर पॉइंट क्या है? चीन में मजदूरों का प्रभाव। देखिए मजदूर का प्रभाव, आप देखिए दुर्दशा हो रहा था, चीन में टैक्स बढ़ाया जा रहा था, अफीम का व्यापार हो रहा था, तरह तरह का विद्रोह हो रहा था, जिसके कारण की टैक्स बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाया जा रहा था, तो इसको आप लोग मजदूर और कृषक वर्ग के अंडर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कृषक वर्ग भी विद्रोह कर रहा था, कृषक वर्ग भी नहीं चाहता था कि मंचू शासन और आगे तक शासन करे, वो लोग भी उखाड़ देना चाहता था, क्योंकि नई नई कर पद्धति को लागू किया जा रहा था, नया नया जो है ऐसा ऐसा काम किया जा रहा था, जिसके कारण कि कृषक लोग, मजदूर लोग, ये लोग खुश नहीं थे। वो जो कर देना पड़ रहा था कृषक को, अपना जमीन बेच कर देना पड़ रहा था, जिसके कारण कि बहुत मजदूर हो गए थे। और फिर मजदूर जो थे वो लोग स्टार्टिंग में नहीं दे पाए थे, कर्ज को नहीं दे पाए थे, वो लोग अमेरिका चले गए बसने के लिए, फिलीपींस चले गए बसने के लिए, चिली चले गए बसने के लिए। तो स्टार्टिंग में सब अमेरिका वाला लोग स्वीकार किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो उसको पुनः से फिर से चीन आना पड़ा, तो फिर विद्रोह की भावना वो लोग लेकर आए थे। तो जैसे ही चीन एंट्री करते हैं, वो लोग चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं। ठीक है, जो कि 1911 के चीनी क्रांति देखने को मिलता है हम लोग को। उसका देखिए 6 नंबर पॉइंट है आप लोग का जाके संन्यास सेन का आप लोग का वो नेतृत्व। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये संन्यास सेन का नेतृत्व। इसमें लिखना ये है कि डॉक्टर संन्यास सेन 1911 के चीनी क्रांति को सफल बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाए। डॉक्टर संन्यास सेन ने इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बताना है कि चीन चीन से मंचू वंश का खत्म कर देना है, और फिर विदेशियों के साथ, ये वर्टिकल लाइन में लिखना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चीन में मंचू वंश का खत्म कर देना है, विदेशियों का संपर्क से दूर हो जाना है, और फिर गणतंत्र का स्थापना करना है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का मतलब कि राष्ट्रीयकरण करना है, चीन का राष्ट्रीयकरण करना है। तो ये वाला आपको वर्टिकल लाइन में संन्यास सेन का हेडिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह करके आप लोग का डॉक्टर संन्यास सेन का नेतृत्व भी खत्म हो जाता है। उसका तत्कालिक कारण आप लोग को देखने को मिलता है, तत्कालिक कारण दो इसका होगा। 7वां नंबर पॉइंट हो जाएगा तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या होगा? पहला होगा रेल मार्ग।
तत्कालिक रेल मार्ग जो बन रहा था ये लोग विदेशी ही बना रहा था। तो वहाँ का जनता लोग चाहता था कि नहीं, ये वाला काम जो है यहाँ के आम जनता लोग करें ताकि उन लोग को फायदा हो। लेकिन विदेशी लोग चाहता था कि नहीं, ये वाला काम जो है हम ही लोग करें, जिसके कारण कि जनता लोग जो है क्रांति कर दिया। ठीक है, इसी के कारण क्रांति कर दिया। उसका हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, हाको की घटना। हाको की घटना, हाको क्या था कि रूसी एक जगह था, रूस और चाइना से सटा हुआ एक जगह था, हाको की घटना। यहाँ पे बम बनाने का काम किया जाता था। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पे आग लग गया, यहाँ पे बम फट गया। तो रूसी सेना लोग, मतलब कि रूसी लोग देखा कि यहाँ फट गया, छानबीन करने से पता चला कि यहाँ पे उग्रवादी संगठन लोग, क्रांतिकारी संगठन लोग यहाँ पे रहता। तो उसको पकड़ करके सरकार के पास भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये जो गुप्त संगठन लोग काम कर रहा था, उसके बाद ये लोग आपे से बाहर हो गए और एक क्रांति का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग 7 गो पॉइंट हम लोग को 1911 की क्रांति में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं ये सातों पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसका परिणाम आप लोग लिख सकते हैं खुद से ही, निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं आराम से कि निष्कर्ष में यही हुआ कि 1911 की चीनी क्रांति के बाद पूर्ण रूप से मंचू शासन का खत्म कर दिया गया और फिर नया सत्ता का स्थापना किया गया। अब चीन में नया सत्ता स्थापना किया गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग का निष्कर्ष हो जाएगा खत्म। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को सन्यास सेन के बारे में बताए हुए थे। सन्यास सेन, सन्यास सेन में क्या हुआ था कि इसको सबसे पहले तो आप लोग जो है इसका जन्म सुधार लीजिएगा। 1866 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म आप लोग सुधार लीजिएगा 1866। तो 1866 में ये जन्म हुआ था और फिर ये स्कूली शिक्षा पढ़ाई करने के लिए हांगकांग गए, सॉरी हांगकांग गए, होनोलुलु गए। उसके बाद भी हांगकांग भी गए, कैंटन भी गए। कैंटन में कैंटन नहीं मिले, मेडिकल शिक्षा प्राप्त किया। फिर मेडिकल लाइन में ये आगे भी बढ़े, पुर्तगाल के द्वारा इनको मना कर दिया गया। फिर ये सब हम लोग को जीवनी में देखने को मिलता है। अच्छा, भूमिका, इसका भूमिका में हम लोग को यही सब देखने को मिलता है कि भूमिका में आप लोग को एक तरफ जीवनी के बारे में चर्चा करना है और एक तरफ भूमिका, मेन भूमिका जो रहता है उसके बारे में चर्चा करना है। जीवनी में वही कि मूर्ति सब जो तोड़ दिया गया, ईसाई धर्म से वो प्रेरित थे, गांव गए, उसके बाद हांगकांग गए, होनोलुलु गए, कैंटन गए, सब जगह वो क्या क्या किए नहीं किए, ये सब आप लोग का जीवनी हो गया। ठीक है, उसके बाद भूमिका में लिखना है कि डॉक्टर सन्याल सेन चीन के धरती पे उभरता हुआ सितारा के रूप में आए, जिसको जिन्होंने की चीन में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में सामने लेके आया। चीन में इनको जो है गांधी का दर्जा दिया जाता। तो इस तरह करके आप लोग का भूमिका होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग का भूमिका समझ में आ गया होगा कि भूमिका में क्या क्या होगा। समझ में आ गया भूमिका में क्या क्या होगा। उसका देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है पैराग्राफ चेंज वेंज कर करके आप लोग आगे बढ़ते चलना। ठीक है, पैराग्राफ बहुत अच्छा से बारीकी से आप लोग पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ चेंज करने का बहुत बड़ा मायने होता है। ठीक है, तो आप लोग पैराग्राफ चेंज करके उसके बाद वो जो बताए हुए थे कि कृषि कृषि विद्यालय जो खोलने के लिए सरकार से बोलता है क्या कि कृषि विद्यालय खोलने का आग्रह करता है, जिसके जो कि सरकार मना कर देता। तब ये से जो है ये क्रांति का भावना लेके मन में चलते हैं, क्या कि सरकार लोग को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं, मंचू शासन को उखाड़ फेंक देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और जो कि सफल भी ये रहता है। फिर गुप्त संधि, इनके द्वारा गुप्त संधि का निर्माण किया जाता है। स्टार्टिंग में ये गुप्त संधि गुप्त रह के ही काम करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 1911 की क्रांति निकट आता है, 1911 की क्रांति के बाद ये गुप्त संधि पूर्ण रूप से खुल जाता है। ठीक है, सबसे पहला ये तुंग मेंग हुई नाम का एक तुंग मेंग हुई तुंग मेंग हुई नाम का एक गुप्त गुप्त संगठन बनाते हैं, लेकिन ये गुप्त संगठन 1911 के बाद खुल्लम खुल्ला हो जाता है। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। उसके बाद इसका नाम रख दिया जाता कुओमिंतांग। कुओमिंतांग नाम रख दिया जाता। कुओमिंतांग ये पार्टी का नाम रख दिया जाता और सन्याल सेन का इसका नेतृत्व करता बना दिया जाता है। ठीक है, तो कुओमिंतांग ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यही दौरान 1911 की क्रांति घटित होती है। 1911 की क्रांति में जो सन्याल सेन है वो लंदन में थे, लंदन में थे। ठीक है, हालांकि कोई कोई किताब अमेरिका में भी बताया गया है कि वो अमेरिका में थे। तो वो जहां भी थे आप लोग सीधे लिखिएगा वो बाहर थे। ठीक है, तो बाहर 1911 क्रांति जब ये देखने को मिला तो वो फिर पूरा वापस आते हैं। वापस आने के बाद क्या होता है, वापस आने के बाद वहां का जो कैंटन का जो जनता है उसको राष्ट्रपति घोषित कर देता है। तो राष्ट्रपति घोषित कर देता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति नहीं रहते। युआन सी कोई शेख जो है, युआन युआन सी कोई शेख युआन सी कोई युआन सी कोई को राष्ट्रपति बना दिया जाता है 1912 के बाद। 1912 के बाद जो है युआन से कोई को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, क्योंकि सन्याल सेन चाहते थे कि जमीनी लेवल से हम काम करेंगे, राष्ट्रपति बनना उनको मंजूर नहीं था। ठीक है, तो वो अपना पद को त्याग देते हैं और फिर जुट जाते हैं जनता का काम में वो जुट जाते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट आप लोग का होगा कुओमिंतांग का गठन, कि गठन कैसे हुआ, कुओमिंतांग का गठन कैसे हुआ। तो देखिए ये कुओमिंतांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण गठन संगठन था, ठीक है। संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें कि कुओं का मतलब क्या होता था, आप लोग को याद होगा कुओं का मतलब, आपको याद होगा कुओं का मतलब होता था देश, मिन का मतलब होता था जनता, और फिर कुओमिंतांग, तांग का मतलब होता था अ, दल, दल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया देश जनता का दल, ठीक है। देश की जनता का दल था कुओमिंतांग। कुओमिंतांग का आप लोग अर्थ लिख सकते हैं, वर्टिकल लाइन में भी आप अर्थ लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये वाला चीज था, कुओमिंतांग का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो सन्यासीन चाहते थे कैंटन को बेस बना करके, कैंटन को बेस बना करके चीन का राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए, चीन को चीन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये वाला चीज आगे ही बढ़ता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। खैर मृत्यु को तो आगे बढ़ाएंगे। तो वो चाहते थे क्या कि कैंटन को बेस बना करके चीन का एकीकरण करना चाहते थे, जिसमें कि कुओमिंतांग उसका मेन हथियार होने वाला था। कुओमिंतांग के द्वारा ही वो ऐसा काम करने वाले थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये पार्टी आगे बढ़ी, और जीवन भर के लिए सन्याल सेन को अध्यक्ष बना दिया गया। जीवन भर के लिए डॉक्टर सन्याल सेन को अध्यक्ष बना दिया गया। 1924 में 1924 में सबसे पहला राष्ट्रीय सम्मेलन इसका हुआ। कुओमिंतांग का सबसे पहला 1924 28 जनवरी 1924 में सबसे पहला राष्ट्रीय संगठन देखने को मिला, सम्मेलन देखने को मिला, ठीक है। तो वो हो गया संगठन कैसे हुआ, ये बात हो गया। अब देखिए इसका इसका सिद्धांत क्या क्या था, कुओमिंतांग का सिद्धांत क्या क्या था। तो डॉक्टर सेन का सिद्धांत मेनली चीन का एकीकरण करना था, चीन का एकीकरण करके चीन को सुदृढ़ करना था, चीन को अच्छा तरीका से करना था। तो ये वाला चीज करने के लिए उनको जरूरत था राष्ट्रवाद का, जरूरत था उनको जरूरत था राष्ट्रवाद का, उनको जरूरत था लोकतंत्र का, और उनको जरूरत था सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय, ये सब आपका आंसर में आप लोग को बहुत अच्छा वे में आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद में लिखना है कि कुओमिंतांग का मेन उद्देश्य राष्ट्रवाद का प्रसार करना था। डॉक्टर सन्याल सेन चीन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए राष्ट्रवाद को एक अहम मुद्दा मानते थे, राष्ट्रवाद का प्रसार करना वो चाहते थे, इसीलिए कुओमिंतांग का संगठन राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। उसका लोकतंत्र में देखिए कि सन्याल सेन लोकतंत्र को प्रबल बनाना चाहते थे, वो मंचू शासन को खत्म करके लोकतंत्र के ऊपर जोर देना चाहते थे। इस तरह का बात आप लोग अपना आंसर में आराम से लंबा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं जिससे कि हम आपको लंबा बता सके, शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी पहले से किए हुए हैं उसके लिए क्विक रिवीजन है ये वाला। उसका देखिए सामाजिक न्याय में क्या हुआ था कि जनता लोग, आपको पता होगा आर्थिक और सामाजिक असमानता के बारे में जो हम बात किए थे, तो डॉक्टर सन्याल सेन चाहते थे कि सामाजिक न्याय सबको मिले, कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं, सबको संसाधन एक ही जैसा देखने को मिले। तो ये सब कुओमिंतांग का ये सब सिद्धांत था, ठीक है। तो कुओमिंतांग का ये सब सिद्धांत था, लेकिन कुओमिंतांग दल का संगठन हो चुका था। अब देखिए क्या हुआ कि कुओमिंतांग में मतभेद था, दो में मतभेद था। एक बोलता था कि गरीब का पार्टी ये रहेगा, एक बोलता था पूंजीपति का ये पार्टी रहेगा। तो गरीब और पूंजीपति पार्टी में मतभेद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि पूंजीपति लोग अपना एक अलग पार्टी बना लिया, पूंजीपति लोग एक अपना अलग पार्टी बना लिया, और ये वाला प्रोसेस चल ही रहा था। तब तक 1925 में हो जाता है सन्याल सेन की मृत्यु हो जाती है। 1925 में हो जाता है सन्याल सेन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सन्याल सेन का मृत्यु बनने होने के बाद सन्याल सेन की मृत्यु होने के बाद चियांग कोई शेक को बना दिया जाता है नया राष्ट्रपति, ठीक है। चियांग कोई शेक। अब देखिए स्टार्टिंग में जो आपको बताया कि सन्याल सेन जो अपना पद को त्याग देता है, तो तभी बनता है युआन सी कोई बनता है तभी राष्ट्रपति, ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने आपको गलत बता दिया, गलत गलत भी नहीं, मतलब कि गलती से गलत बता दिया, ठीक है। पिछला वीडियो को मैंने जब देखा तो उसमें गलत बता दिया था मैंने, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। सियान कोई शेक वो पहला बंदा था जिसको कि सन्याल सेन जब राष्ट्रपति का पद त्याग करता है तो सियान कोई शेक को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका मृत्यु के बाद बनाया जाएगा चियांग कोई शेक को। सियान कोई अलग है, चियान कोई अलग है, ठीक है। तो चियान कोई शेक को बना दिया गया उसके मृत्यु के बाद। और चियान कोई शेक चाहते थे कि लोकतंत्र का समर्थन नानकिंग की राजधानी बनाया गया। इसके दौरान नानकिंग की राजधानी बनाया गया, और फिर केंद्र सरकार का संगठन का आधार पर
प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। ठीक है, इसने क्या किया, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए क्या किया, सरकार में केंद्र सरकार के दम पर जो है प्रांतीय सरकार का गठन करने का ट्राई किया गया। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना है कि प्रांतीय सरकार का इसमें गठन करने का प्रयास किया गया। लेकिन तब तक तो दो दल हो गया था, एक दल आपका माओ जेडोंग का दल हो जाएगा, माओ से त्यूंग का दल हो जाएगा, जो कि कम्युनिस्ट मतलब कि साम्यवादी दल का जो नेता होगा। ठीक है, तो ये दोनों का बीच संघर्ष चलते रहता। तो धीरे धीरे संघर्ष दोनों का बीच चलते रहता, माओ से त्यूंग और फिर चियान को शेक के बीच संघर्ष, एक लंबा संघर्ष चलता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान 1937 में, ठीक है, 1937 में क्या होता है कि दोनों का बीच 1937 में दोनों के बीच हो जाता है संधि हो जाता है। किसका किसका बीच, एक तरफ होगा चियांग कोई और एक तरफ होगा माओ से त्यूंग का बीच। चियांग कोई और माओ से त्यूंग के बीच हो गया संधि। और ये संधि होता है जापान का युद्ध जो चलता है, जापान का युद्ध के कारण ये वाला संधि होता है। तो जापान का युद्ध के कारण ये वाला संधि होता है, जापान तभी हस्तक्षेप करता है, इसलिए संधि आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट और चीन का राष्ट्रवादी नेता, तो कम्युनिस्ट और चीन का राष्ट्रवाद के बीच एक संघर्ष चलता है, जिसके बाद कि 1937 के बाद ये दोनों का बीच मिलन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों का बीच मिलन हो जाता है, उसके बाद मजा से चीन आगे बढ़ता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। 19 सन्यात सेन का जीवनी भी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ जापान। ये आप लोग का चाइना का कितना क्वेश्चन हो गया, चाइना का हो गया प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, उसके बाद विद्रोह, ताइपिंग विद्रोह हो गया, चौथा नंबर 1911 की क्रांति हो गया, पांचवा नंबर हो गया डॉक्टर सन्यात सेन हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। हिस्ट्री ऑफ चाइना का सारा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि सब खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ जापान। हिस्ट्री ऑफ जापान, देखिए हिस्ट्री ऑफ जापान में भी सबसे पहले हम आपको बताए थे कि दरवाजा कैसे खुला, जापान का दरवाजा कैसे खुला। तो आपको पता होगा जापान का दरवाजा कैसे खुला में आप लोग को सबसे पहले तो भूमिका लिखना होगा। भूमिका में आप लोग क्या लिखिएगा कि भूमिका में आप लोग को लिखना है कि चाइना की तरह ही जापान का दरवाजा, मतलब जापान एक बंद दरवाजा का सभ्यता वाला समाज था। वो नहीं चाहता था कि दूसरा लोग इसमें आके इंटरफेयर करे या किसी तरह का हस्तक्षेप, तो ये सब नहीं चाहते थे कि कोई भी हस्तक्षेप करे। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में चीन की तरह विलगाव की नीति का अनुसरण करने मतलब किया ये लोग। सातवीं से लेके 7वीं शताब्दी से लेके हम लोग बोल सकते हैं 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं से 19वीं शताब्दी तक जापान जो है सामंती व्यवस्था के प्रारूप में जिंदा रहा। सामंती व्यवस्था बहुत जोर शोर पे चला। सामंती व्यवस्था ने अपना बल मजबूत कर लिया। आपको सामंती व्यवस्था बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए हैं अच्छा तरीका से, तो वो सब चल रहा था। ठीक है, अलग अलग राज्य में बटा हुआ था सामंत लोग। स्टार्टिंग में तो ये वंशानुगत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ये वंशानुगत हो गया, जिसके कारण कि बेटा ही जो है वो सामंत बनेगा, जिसके कारण कि पूरा हड़कंप मचा हुआ था, वो लोग अपना निरंकुशता कर रहा था। तो ये सब चीज देखने को हम लोग को मिलता है। भूमिका में आप लोग ये सब आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जापान का द्वार खुला क्यों, इसका आप लोग को कारण देखिए, जापान का द्वार क्यों खुला। अब देखिए इसमें कारण के टर्म में आप लोग को ये वाला आंसर को नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, कारण के टर्म में ये वाला नहीं होगा। आप सामंती व्यवस्था को बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करते हुए चलना कि 7वीं शताब्दी से क्या हो रहा था, 18वीं शताब्दी तक क्या क्या हुआ। उसके बाद वो लोग चाहते थे कि विदेशी लोग का संपर्क में वो लोग ना आए, लेकिन जब 1853 का जब काल चलता है, हालांकि वो 1842 में सबसे पहले व्यापारी से रूबरू हो चुके थे। ठीक है, विदेशी व्यापारी से सबसे पहले वो 1842 में रूबरू हो चुके थे। उसके बाद वो लोग चाहते थे 1853 का जब काल रहता है, हेनरी पेरी को जब भेजा जाता है, ठीक है, कैप्टन पेरी को जब भेजा जाता है 1853 में, तब उसके बाद वो यादों की खाड़ी में, वो लोग आपको याद होगा यादों की खाड़ी में जब युद्धपोत को लगा दिया जाता है, तो उन लोग के द्वारा जो है जापान को नोटिस किया जाता है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे अनुमति मांगते हैं यहाँ लगाने का, युद्धपोत को लगाने का अनुमति मांगता है, लेकिन जापान का सरकार लोग ये नहीं अनुमति देता। तो फिर वो वापस चला जाता है, 1853 में वापस चला जाता है और ये बोल के जाता है कि 1854 में पुनः लौटूंगा और फिर यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। तो 1854 में वो पुनः वापस आ जाता है। 1854 में पुनः वापस आने के बाद क्या होता है, अ, दो दो मत हो जाता है। ठीक है, ये लोग आ तो गया था, लेकिन जापान के पास कोई रेडी नहीं था कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। तो जापान के पास तभी दो तरह का प्रस्ताव था। एक प्रस्ताव था कि जापान जो है विदेशी का साथ मिलकर काम करेगा, दूसरा था विदेशी के विपक्ष मिलकर काम करेगा। ठीक है,
तो विदेशी के साथ मिलकर काम करने का बात को लेकर स्वीकार किया गया और यही चीज को लेकर आगे बढ़ाया गया कि बहुत अच्छा बात है, हम लोग आधुनिकीकरण इसी से करेंगे, ठीक है, विदेशी से ही सीखेंगे और विदेशी के खिलाफ ही हम लोग युद्ध के लिए आह्वान दे देंगे। तो ये किया गया। तो 1854 के बाद 55 में इंग्लैंड के साथ संधि हुआ, नहीं 54 में इंग्लैंड के साथ संधि हो गया, 55 में आप लोग रसिया के साथ संधि हुआ, 56 में फ्रांस के साथ संधि हुआ, डच के भी साथ संधि हुआ, ठीक है। तो सबके साथ संधि होते चला गया और फिर जापान का द्वार जो है धीरे धीरे करके सबके लिए खुलते चला गया। ये आप लोग का शॉर्टकट में आंसर। अभी लॉन्ग कट में नहीं चल सकते क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अब ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है मेजी पुनर्स्थापना। मेजी पुनर्स्थापना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का भी आ सकता है। मेजी पुनर्स्थापना में आप लोगों को सबसे पहले भूमिका का वर्णन करना पड़ेगा। भूमिका में क्या होगा कि मेजी का अर्थ क्या होता है? मेजी का अर्थ होता है कि राजा का सत्ता को पुनः पुनः प्राप्त करवा देना, मतलब कि सत्ता को पुनः परिवर्तित करा देना ही मेजी कहलाता है। मेजी एक पद भी है जापान में, जापान में एक पद है जिसको कि मेजी कहा जाता है। तो सामंती व्यवस्था, बहुत दिन से सामंती व्यवस्था चले आ रहा था, सामंत लोग अपना अपना जो है शक्ति प्रबल कर रहे थे, वो अपना सेना रखने लगे थे और लेकिन जापान का जनता लोग सामंती व्यवस्था से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो चाहते थे कि पुनः जो है राजा को स्थापित कर दिया जाए। अंतिम शोगुन कौन था? अंतिम शोगुन था आपका जाके केकई और नया जो राजा बना दिया गया वो था मोहित्सो। ये वाला आप लोग को याद रख लेना, भूमिका में आप लोग इसको डाल सकते हैं। केकई था अंतिम और मोहित्सो था नया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कारण का यदि बात करते हैं कि इसका कारण क्या क्या रहा, मेजी पुनर्स्थापना का कारण क्या क्या रहा। तो देखिए मेजी पुनर्स्थापना का कारण में आप लोग को 5-6 कारण आराम से आप लोग को याद होगा। सबसे पहला विदेशियों का शरारत या फिर बोल सकते हैं पश्चिम देशों का प्रभाव। पश्चिम देशों का प्रभाव, ठीक है, पश्चिम देश का प्रभाव में आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पश्चिम देश का प्रभाव में सभी के लिए दरवाजा खोल दिया गया। चीन के लिए थे, रूस के लिए और फिर ब्रिटेन के लिए, डच के लिए, पुर्तगाल के लिए, सबके लिए दरवाजा खोल दिया गया, जिसके कारण कि पश्चिम का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला। ईसाई मिशनरी, दूसरा नंबर पॉइंट आप लोग देख दीजिएगा ईसाई मिशनरी के बारे में, ठीक है, ईसाई मिशनरी। तो जापान में ईसाई मिशनरी का प्रसार होने लगा, सभी लोग ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे, जिसके कारण कि वहां का जनता लोग ये चीज से को लेकर नाखुश था, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर पॉइंट हो गया आप लोग का ईसाई मिशनरी। और फिर ये दोनों में ही आप लोग का बहुत लंबा लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा से आप लोग लिखिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इत्मीनान से आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ बैठ के सोच सोच के आप लोग लिखना कि क्या क्या बोले हुए थे, क्या क्या था याद, ठीक है। उसका देखिए तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां क्या क्या थी, सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या था। सामाजिक व्यवस्था में पहला था कि अन्य सामंतों का विद्रोह की भावना। बाकी सब सामंत लोग जो विद्रोह कर रहा था, आप लोग को याद होगा, बाकी सब के बारे में आप लोग को जो बताए हुए थे कि सोत्सुमा, फिर चोंगू, सबके बारे में बताए हुए थे। थोड़ा अजीब अजीब नाम आप लोग को मिलता है, तो आप लोग नोट्स में आप लोग नाम सब पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या नाम था। तो सभी सामंत लोग जो है शोगुन के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि कृषक की स्थिति भी, कृषक की स्थिति कैसी थी। कृषक लोग जो है, कृषक लोग का जीना आराम हो गया था, सामंती व्यवस्था को वो लोग समाप्त करना चाहते थे। कृषकों के ऊपर बहुत ज्यादा कर को लाद दिया गया, जैसे कि कृषक लोग एकदम नाखुश थे, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि नई नवीन व्यापारी लोग का उत्थान हो रहा था, बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान हो रहा था। तो बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान हो रहा था, तो जिसके कारण कि ये वाला मेजी पुनर्स्थापना होना अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि अब जो है सब लोग समझ रहे थे कि अब जो है उनके ऊपर गलत गलत काम किया जा रहा है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा शोगुन शासन की दुर्बलता। शोगुन शासन की दुर्बलता चौथा नंबर पॉइंट। अब ये पॉइंट क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अब जो है चीन में वंशानुगत शासन स्थापित हो गया था, ठीक है, मतलब कि शोगुन का शक्ति को वंशानुगत कर दिया गया था। तो वंशानुगत कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, जो चीज वंशानुगत होगा उसको अच्छा तरीका से काम नहीं किया जाएगा। तो वो लोग वंशानुगत हो गया, वो लोग भोग विलास में अपना जीवन जीने लगे शोगुन लोग। तो ये भी एक रीजन रहता है आपका जाके मेजी पुनर्स्थापना का, ठीक है। उसका चौथा नंबर पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा विदेशी विरोधी भावना का जन्म। अब देखिए विदेशी विरोधी भावना का जन्म क्या हुआ कि जापान एक बंद दरवाजा की तरह था, विदेशी लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा था। इसीलिए वहां पर एक नारा लगा कि सम्राट का सम्मान करो और विदेशियों को बाहर निकालो, ठीक है, सम्राट का सम्मान करो और विदेशियों को बाहर निकालो। तो 1863 तक जो है सभी विदेशियों को भगाने को कहा। 1863 तक शोगुन को बोला गया कि सब विदेशी को भगा दिया जाए 1863 तक। लेकिन शोगुन लोग को ऐसा कर पाना असंभव था, क्योंकि शोगुन लोग जापान से बहुत ज्यादा मदद लेते थे, सॉरी, शोगुन लोग विदेशियों से बहुत ज्यादा मदद लेते थे, इसीलिए उनके द्वारा ये बस का नहीं था कि वो सबको भगा दे, ठीक है। तो ये भी आप लोग को बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलता है, विदेशी विरोधी भावना का जन्म हो जाना।
उसके बाद 5 नंबर देखिए सामंतों का संगठित होना। अब जो बाकी तरह का जो भी अन्य सामंत लोग जो था, ठीक है, वो लोग क्या किया, 1866 में एक सेना गठित किया और शोगुन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1866 में एक सेना का गठन किया और फिर क्या किया, सामंतों के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया। तो 3 जनवरी 1868 3 जनवरी 1868 साम्राज्य की पुनर्स्थापना की घोषणा कर दिया गया। तो 1868 एक बहुत निर्णायक साल रहता है जापान के दृष्टि से। तो 1868 में यह काम कर दिया गया और मेजी पुनर्स्थापना की गई। अब जो है शोगुन का सत्ता का अंत हो गया और नया सत्ता जो है मेजी को पुनः स्थापना कर दिया गया, मतलब कि राजा का पुनः स्थापना फिर से कर दिया गया। ठीक है, इस तरह करके आप लोग का ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाता। आप इसको परिणाम लिखते लिखते आप लोग इसका निष्कर्ष लिख देना। ठीक है, परिणाम में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि जापान का नया संविधान लागू हो गया। उसका लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राष्ट्रवाद की भावना होने लगी, सामंतवाद का अंत हो गया। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि जापान में पश्चिमीकरण हो गया, मतलब कि पश्चिम का आप ज्यादा रुख अपनाने लगा। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि साम्राज्यवाद की भावना पनपने लगी, साम्राज्यवाद का विकास हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना जापान में एक एक क्रांतिकारी मतलब बोल सकते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना जापान की दृष्टि से एक बहुत ऐतिहासिक घटना रहता है। इसके बाद सामंती व्यवस्था को पूर्ण रूप से अंत करके मेजी को स्थापना कर दिया जाता है। अंतिम केकई होगा और फिर वो नया जो है वो हो जाएगा आपका जाके मोइत्सो हितो। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग अपना निष्कर्ष ऐड करके बहुत प्यारा सा आंसर रेडी करके बहुत प्यारा सा आप लोग एंडिंग कर सकते हैं। तो जापान में आप लोग का 2 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल मिला के आपको 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आप लोग का लगभग टोटल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं अब ये वाला होने के बाद आप लोग को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज को तो बहुत ज्यादा फास्ट में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होना चाहिए। जो भी नो बोल रहे थे, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप लोग यस कर देना कि हाँ अब समझ में आ गया है, अब कंफर्टेबल है बैठ के। ठीक है, तो बस वही है कि आप समझते हैं कि आप लोग का हो चुका होगा, पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। ठीक है, आप लोग मस्त से एग्जाम दिए जापान और चाइना का, एकदम धजिया उड़ा दिए हम लोग सबको साथ मिलके। ठीक है, चाइना और जापान का एकदम धजिया उड़ा दिया। कहीं भी कोई आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार बैठ करके देखना एग्जाम में, और फिर एग्जाम देने के बाद आप लोग टेलीग्राम में जरूर एक बार मुझको नोटिफाई कर देना कि आप लोग को काम आया कि नहीं काम आया, या जो भी हुआ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जीएस का, कुछ आप लोगों को बता देंगे कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो गया, जो भी शुरू से लास्ट तक बने हुए होंगे उनको बहुत कुछ फायदा भी होगा, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात तो श्योर है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।